He remained in touch with the Come when we shall redeem our strength, not only foreign. सभी विद्यार्थियों का कौटिल्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम हरीश कुमार मौर्य है। आज मैं आपको भारतीय इतिहास का एक खंड आधुनिक भारत पढ़ाने जा रहा हूं। आधुनिक भारत के मैं कुल 1 से लेकर 9 लेक्चर लूँगा। इन 1 से 9 लेक्चर में आप ये देखिएगा कि लगभग आपको आधुनिक भारत की पूरी समझ विकसित होगी और साथ में आधुनिक भारत से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके लगभग 50% क्वेश्चन आपको या आपको कंसेप्ट में चले जाएंगे, आपका कंसेप्टलाइजेशन हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत को। आधुनिक भारत को देखिए, इस स्लाइड में आप देखिए। पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई आपको कोई भी डेट यहाँ रटना नहीं है और जहाँ मैं कहूँगा वही डेट को आपको रटना है, कोई भी डेट नहीं रटनी है। देखिए, मैंने ये स्लाइड बनाई है, एक लिखा है मैंने 1600। देखिए यहाँ 1600 यानी 1600 ईसा में लगभग भारत में क्या हो रहा था। एक 1757, फिर 1857 और 1885। मैं बता रहा हूं कि 1600 के आसपास कई यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थीं। उन यूरोपीय कंपनियों में कुछ पुर्तगाली थे, कुछ डेनिश थे, कुछ फ्रांसीसी थे और प्रमुख ब्रिटिश, उनमें से ब्रिटिश एक थे। आगे जाकर ये ब्रिटिश भारत पर कब्जा करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ लिखा है लगभग 150 वर्ष, यानी 1600 से 1757 में कुल 157 वर्ष होते हैं, पर लगभग 150 वर्ष आप ध्यान रखिए। मेरा कहना है 1600 में से जब 150 या 157 वर्ष बाद प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध बंगाल में होता है, बंगाल के नवाब से प्लासी का युद्ध होता है। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया। जैसे ही अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीता तो यहाँ क्या था, 150 वर्षों तक ये केवल सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहे थे। अंग्रेज 150 वर्षों तक केवल व्यापार कर रहे थे, परंतु जैसे ही यह युद्ध जीत लिया तो प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज व्यापार की के साथ क्या क्या हो गए, जो ट्रेड कर रहे थे, ट्रेड प्लस अब एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक बन गए, अर्थात प्लासी का युद्ध जीतने के बाद एक प्रशासक बन गए। अब देखिए, जैसे ही प्लासी का युद्ध जीता, इसके बाद लगभग 100 साल बाद, 100 साल तक, देखिए यहाँ मैंने बताया है लगभग 100 वर्षों तक, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण शुरू कर दिया। भारतीयों का शोषण शुरू किया, भ्रष्टाचार शुरू किया और इसके 100 वर्ष बाद क्या परिणति होती है? परिणति होती है कि 1857 का विद्रोह हो जाता है। भारतीय क्या कर देते हैं, एक बहुत बड़ा विद्रोह कर देते हैं और वो है विद्रोह होता है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के कई कारण होते हैं, जिसमें कुछ आधारभूत कारण होते हैं और कुछ तात्कालिक कारण होते हैं। आधारभूत कारण में जैसे सैनिक कारण, आर्थिक कारण, इसी प्रकार तात्कालिक कारण में चर्बी वाला कारतूस, यह आप लोग जानते हैं। अब जब विद्रोह हो गया, भारतीयों ने बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया, तो अंग्रेजों के दिमाग में यह बात आई कि भैया अब हमें भविष्य में ऐसा विद्रोह ना हो, भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह ना घटे, इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। और उन्होंने एक संस्था का गठन किया
लगभग 1885 में एक संस्था का गठन किया। उस संस्था का नाम है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस की स्थापना हुई। मैं यहाँ अब भविष्य में INC बोलूँगा, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है A.O. ह्यूम के सहयोग से। A.O. ह्यूम के सहयोग से कांग्रेस की स्थापना होती है और A.O. ह्यूम कांग्रेस के फादर या फाउंडर कहे जाते हैं। अर्थात पूछा जाए कांग्रेस के पिता या कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो A.O. ह्यूम साहब हैं। उस समय जो गवर्नर जनरल थे, जब कांग्रेस की स्थापना होती है, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, अर्थात लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस की स्थापना होती है। देखिए अब इस स्लाइड्स जो मैंने बनाई है उसका उद्देश्य क्या है। मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 1600 के आसपास भारत में क्या चल रहा था। मैंने आपको बताया कि 1600 के दौरान कई यूरोपीय कंपनियां भारत में आगमन कर रही थीं, उसमें से ब्रिटिश भी शामिल थे। अब इन्होंने क्या किया, लगभग 150 सालों तक केवल व्यापार किया, ट्रेड किया, सिर्फ और सिर्फ व्यापार तक सीमित रहे। हालांकि इन्होंने एक दो बार कोशिश की राजनीतिक सत्ता हत्याने की, परंतु मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब ने ऐसा नहीं होने दिया। लगभग 150 वर्ष बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच होता है। यह युद्ध में बंगाल के नवाब पराजित हो जाते हैं और यही वह दौर था 1757, जब युद्ध में जीत लेते हैं तो व्यापारी से पहले व्यापार तक सीमित थे, तो ये क्या बन जाते हैं, प्रशासक बन जाते हैं, प्रशासन करने लगते हैं। यहाँ से प्रशासन की शुरुआत होती है। प्रशासन जैसे ही शुरू किया, अगले 100 वर्षों में ये भारतीयों का इतना शोषण कर देते हैं कि भारतीय एक क्रांति कर देते हैं 1857 में, जो होती है 1857 का विद्रोह। और 1857 का जब इतना बड़ा विद्रोह हो जाता है तो अंग्रेज यह सोचने लगते हैं कि भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए एक संस्था का गठन किया जाता है 1885 में। वह है कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय नेताओं को अपने खेमे में मिलाना, अर्थात अपनी तरफ करना, यह मुख्य उद्देश्य था। मेरे ख्याल से आप लोग इस स्लाइड को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसके बाद क्या होता है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई तो हम पढ़ते हैं कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशन। कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशन क्या क्या थे। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे इस कोर्स का पूरा एक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के साथ लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको MPPSC मेंस का पूरा सिलेबस नए पैटर्न के आधार पर कवर कराया जाएगा। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए स्पेशल क्लासेस मिलेगी। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए अलग अलग बैचेस मिलेंगी। यही एक्सपर्ट फैकल्टी टीम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.kautilyaacademy.in या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर कॉल करें। बड़े ध्यान से इस स्लाइड को देखना है आप लोगों को, और मैं बताऊं कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। MPPSC ही नहीं, आप कोई भी स्टेट की PSC देंगे, आपसे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। अब देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अधिवेशन, फिर लिखा है स्थापना, और फिर लिखा है वर्ष, फिर अध्यक्ष, प्रतिनिधियों की संख्या। देखिए स्थापना मतलब ये गलत है, कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ हुआ, सम्मेलन कहाँ हुआ। देखिए पहला अधिवेशन मुंबई में हो रहा है। कब हुआ? 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बनर्जी साहब, WC बनर्जी। वहाँ लिखा है प्रतिनिधियों की संख्या, तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था,
पहले अधिवेशन बम्बई में हो रहा है 1885 में। बनर्जी साहब अध्यक्ष हैं और प्रतिनिधि जो शामिल हो रहे हैं वो 72 हैं। देखिए द्वितीय अधिवेशन जो हो रहा है वो कलकत्ता में हो रहा है। कलकत्ता में 1886 में हो रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं नौरोजी साहब हैं, दादा भाई नौरोजी, और इसमें जो प्रतिनिधियों की संख्या है 434 है। अब देखिए तृतीय अधिवेशन मद्रास में हो रहा है, यहाँ वर्ष 1887। इसके जो अध्यक्ष हैं तैयब जी बदरुद्दीन, प्रतिनिधियों की संख्या 607। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हो रहा है 1888, यूले जॉर्ज 1248। अब देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि कब कौन सा अधिवेशन हो रहा है, परंतु अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कौन हैं। इसके लिए मैंने एक शब्द का यूज किया है बंटू, BANTU, बंटू। देखिए मुझे तो इसलिए याद हो गया क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ। शुरुआती दिनों में आपको समझाने के लिए आपको कुछ इस तरह के फॉर्मूला आप बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया है। बी से है बंटू, बी से है बनर्जी साहब। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि भाई शुरुआती अधिवेशनों को हमें कैसे ध्यान रखना है। मैंने बताया बी से है बनर्जी, मतलब कोष्टक में लिख दिया WC, व्योमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है। ध्यान रखने के लिए बी से बनर्जी, फिर N, ये छोटा है इसका कोई अर्थ नहीं है। N से है नौरोजी, अर्थात दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे नौरोजी, दादा भाई कोष्टक में लिखा है। T से है तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, आप याद रखें तैयब जी। और U से है यूले, अर्थात जॉर्ज यूले। अर्थात आपके दिमाग में एक ये है जो नोमिनिक्स है ये जाएगा कि बंटू, B से बनर्जी, N से नौरोजी, T से तैयब जी और U से जॉर्ज यूले। ये चीज़ें आपके कंसेप्ट में आ जाएगी कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष इस हिसाब से हैं बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और यूले साहब। अब देखिए आपको ये ध्यान हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि भाई मैंने आपको अध्यक्ष लिखा दिए, मैंने आपको अध्यक्ष बता दिया। बी से बनर्जी, N से नौरोजी, T से तैयब जी और U से यूले साहब। ये तो हो गए फर्स्ट अधिवेशन के अध्यक्ष, सेकंड के, थर्ड के और फोर्थ के। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए, गलत लिख गया है, कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए ये देखिए। तो आप ये जानते होंगे जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार की 3 बड़ी प्रेसिडेंसियाँ, मैं क्या कह रहा हूँ 3 बड़ी प्रेसिडेंसियाँ। मैं यदि ये नक्शा बनाऊँ भारत का तो आप यूँ समझ लीजिए ये ए और ए, मान लीजिए भारत का नक्शा है। तो ब्रिटिश सरकार की 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां, एक तो इधर बम्बई में थी, एक यहाँ कलकत्ता में थी और एक यहाँ मद्रास में थी। आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कि ब्रिटिश सरकार की 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में थी। तो पहला अधिवेशन कहाँ हो रहा है? बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में। देखिए पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास। चौथा अधिवेशन यहाँ इलाहाबाद स्थित है, इलाहाबाद स्थित है। ये चौथा अधिवेशन हो रहा है।
कहाँ कहाँ कौन सा अधिवेशन हो रहा है, इसके लिए आप इस नक्शे को ध्यान रख सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि ब्रिटिश सरकार की 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में थी। तो पहला अधिवेशन कहाँ होगा? बम्बई में होगा। दूसरा कहाँ हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। तीसरा कहाँ हो रहा है? मद्रास में हो रहा है। और चौथा इलाहाबाद में हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है। अर्थात स्थापना आप कहाँ कहाँ हो रहे हैं ये आपको पता चल गया। अध्यक्ष कौन कौन हैं ये भी आपको पता चल गया। अब देखिए वर्ष बड़ा सिंपल है। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ, तो पहला 1885 में होगा, दूसरा 1886 में होगा और तीसरा 1887 में होगा और चौथा 1888 में होगा। वर्ष आप समझ गए, आप ये समझ गए कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास इस नक्शे के माध्यम से। अब हम बचता है कि भाई प्रतिनिधियों की संख्या को हम देखते हैं कि प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। तो मैंने आपको बताया पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे। मैंने आपको बताया कि पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पहला अधिवेशन था उसमें 72 प्रतिनिधि थे, और बाद में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती गई। अर्थात दूसरे अधिवेशन में और ज़्यादा हो गए, तीसरे में ज़्यादा हो गए, चौथे में ज़्यादा हो गए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई प्रतिनिधियों की संख्या बाद के अधिवेशनों में कम हो रही है। तो आप ध्यान रखिए 72 से आगे बढ़ते गए, यहाँ 434 हो गए, फिर 600 हो गए, फिर 1200 हो गए। आपको इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो कहाँ कहाँ हो रहे हैं ये अधिवेशन पहला, तो मैंने आपको उस नक्शे पर बताया था कि भाई 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां हैं। अगर वो भी याद ना हो आपको तो एक चीज़ और देखिए, मैं आपको बताऊं कि भाई 4 महानगरों के नाम क्या हैं भारत के। तो आप बताओगे कि सर पहले महानगर का नाम है दिल्ली, दूसरे का है कलकत्ता, तीसरे का है मद्रास, पहले का दिल्ली है, दूसरे का बंबई है, तीसरे का कलकत्ता, चौथे का मद्रास। ये 4 महानगर हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में पहला अधिवेशन नहीं हुआ। क्या याद रखेंगे? दिल्ली में पहला अधिवेशन नहीं हो रहा है। दूसरा अधिवेशन मुंबई में शुरू हुआ, तीसरा कलकत्ता में, चौथा मद्रास में। और नहीं, पहला मुंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में। आप इस जो 4 बड़े महानगर हैं उसको लेके भी आप इसको कंसेप्ट में रख सकते हैं कि 4 महानगर हैं। तो मुंबई में हो रहा है, कलकत्ता, मद्रास में, फिर अगला इलाहाबाद में हो रहा है। इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए मैंने जो अभी पढ़ाया है आपको, अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई कंसेप्ट में कितना गया। अगर मैं पूछूं आपसे कि भैया पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप बता देंगे कि सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ये आप मुझे बता देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अगर मैं पूछूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं, तो आप बता देंगे कि सर A.O. ह्यूम इसके संस्थापक हैं। अगर मैं पूछूं उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बता देंगे गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगर मैं पूछूं आपसे कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कब हुआ, मेरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो आप मुझे बता देंगे कि सर पहला अधिवेशन जो बम्बई में हो रहा है और 1885 में हो रहा है। आप बंटू ध्यान रखिएगा, बंटू में मतलब B से बनर्जी, N से नौरोजी, T से तैयब जी, U से जॉर्ज यूले। इसमें कहाँ कहाँ हो रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, तो इसके लिए मैंने आपको 4 बड़े महानगरों के नाम बताए थे, दिल्ली, कलकत्ता,
दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दिल्ली में नहीं हुआ, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथा इलाहाबाद में हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको एक चित्र बताया था कि भैया जो 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थीं अंग्रेज़ों की, वो मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में थीं। तो उससे आप कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पहले अधिवेशन कब हुआ 1885 में, पूछा जाए दूसरा कब हुआ 86 में, तीसरा 87 में, चौथा 88 में। सदस्यों की संख्या के लिए मैंने बताया है कि सिर्फ इसका ध्यान रखें कि पहले अधिवेशन में 72 थे, बाद में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुल 3 चरण हैं। मैंने आपको कहा कि एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हैं। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। वो कौन कौन से चरण हैं हम उसको समझते हैं। पहला जो चरण है 1885 से 1905, उदारवादी युग या मॉडरेट्स या नरमपंथी युग कहते हैं। देखिए, इसको उदारवादी युग बोला जाता है क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, उस समय कांग्रेस की बागडोर ऐसे नेताओं के हाथ में थी जो विचारों से उदार थे। उनको अंग्रेजों की न्यायप्रीतिया में अटूट विश्वास थे। वे अंग्रेजों का जो है, अंग्रेज जो जैसा बोलते थे, ब्रिटिश सरकार जैसा बोलते थे, वो वैसा करते थे। इस कारण से 1885 से 1905 का युग उदारवादी युग या मॉडरेट्स कहलाता है या नरमपंथी युग कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस काल के जो प्रमुख नेता कौन कौन से थे, इस काल के जो प्रमुख नेता थे उनके नाम क्या हैं, तो आप बताएंगे। जैसे भाई नेताओं के नाम बताएंगे आप। पहला तो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप बंटू को याद रखिएगा, बंटू से है बनर्जी साहब। आप एन से नौरोजी साहब। टी से तैयब जी साहब। तैयब जी साहब। इसके अलावा भी कई नाम हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले साहब आदि इस काल के नेता थे। यानी 1885 से 1905 का काल उदारवादी काल था, नरमपंथी युग था। अब आते हैं उग्रवादी काल, जो 1905 से 1915 का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल है उसको उग्रवादी काल कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, गर्मपंथी युग कहा जाता है। इस काल को गर्मपंथी युग कहा जाता है। इसमें ऐसा क्या हो रहा था, इसमें ऐसा हो रहा था कि ये लोग थे, ये लोग ये कहते थे कि भाई हमें धरना देना है, प्रदर्शन देना है, हड़ताल करनी है और तभी अंग्रेज हमारी मांगों को मानेंगे। और इस काल के यदि नेता पूछा जाए तो आपको एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है लाल बाल पाल। लाल से है, आपको नॉलेज होगी, लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक। और पाल से बिपिन चंद्र। एक नेता और हैं, उनका नाम अरविंद घोष है। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं और जो पहला चरण है उसको हम उदारवादी युग कहते हैं और उदारवादी युग 1885 से 1905 तक है। दूसरे चरण को हम उग्रवादी युग बोलते हैं और इसको गर्मपंथी युग, एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। और आपको पता होगा कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे तो 1915 से 1920 के आसपास
कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई थी और यह बागडोर 1947 तक गांधी जी के पास रही। अर्थात तीसरा जो युग है वह गांधी युग है, गांधी पीरियड है। देखिए, आपको 3 युग के नाम बताए मैंने, पहला उदारवादी, दूसरा उग्रवादी, तीसरा गांधी युग या गांधी पीरियड। देखिए, अभी जो मेरा पढ़ाने का जो था उद्देश्य वो क्या था? मेरा उद्देश्य याद कराना कतई नहीं था। मेरा उद्देश्य क्या था वो देखिए। पहला था कि भाई 1600 के आसपास क्या घटना घट रही हैं उसको समझाने का था। कैसे यूरोपीय कंपनियां आ रही हैं और ब्रिटिश उनमें से एक हैं। फिर था कि भाई 1700 इन 150 सालों में ब्रिटिशों ने क्या किया? प्लासी का युद्ध हो गया 1757 में, युद्ध जीत लिया। जो ब्रिटिश थे, जो पहले व्यापारी थे, अब वो क्या हो गए? एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। 1757 के बाद लगभग 100 साल बाद उन्होंने भारतीयों का शोषण शुरू कर दिया। तो इसकी परिणति क्या हुई? 1857 की क्रांति। भविष्य में अंग्रेज सचेत हो गए कि इस तरह का कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए उन्होंने किसका गठन किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कांग्रेस के जनक ईओ हुम साहब हैं, उस समय लॉर्ड डफरिन साहब गवर्नर जनरल थे। फिर मैंने बताया कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशन, मैंने आपको कंसेप्ट के माध्यम से बताया कि भाई जो बंटू बताया मैंने, एक कि पहले अधिवेशन के अध्यक्ष में बंटू बनर्जी साहब, दूसरे के नौरोजी साहब, तीसरे के तैयब जी साहब और चौथे के यूले साहब। फिर मैंने आपको वर्ष बताए, वर्ष याद करने के, वर्ष को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्रम से हो रहे हैं 1885, 86, 87, 88। फिर मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो मैंने आपको उसके लिए बताया कि अंग्रेज़ों की 3 बड़ी कंपनियाँ, 3 प्रेसिडेंसी मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में थी। तो शुरुआती अधिवेशन वहाँ हो रहे थे, चौथा इलाहाबाद में हुआ। प्रतिनिधियों की संख्या पे मैंने सिर्फ इतना बताया कि भाई 72 पहले में थे, फिर बढ़ रहे थे। इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि भैया 3 काल राष्ट्रीय आंदोलन के, तो उदारवादी, उग्रवादी, गांधी युग। उम्मीद है आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।